बहुत दूर एक पहाड़ी कस्बे में, जहां अब कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, वहीं एक पुराना हवेलीनुमा घर खड़ा था। उसकी दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां जंग लगी सलाखों से बंद थीं। लोगों को उस घर से डर लगता था। कुछ कहते वो भूतिया है, कुछ कहते कि वहां कोई पागल वैज्ञानिक रहता है। असल में वहां रहता था डॉ शरद वाजपेयी। उम्र लगभग 68 साल, पतले दुबले, मगर आंखों में जादू जैसा तेज, बाल लंबे और सफेद, अक्सर पीठ पर एक छोटी सी चोटी में बंधे रहते। चश्मे के पीछे से झांकती उनकी आंखें बताती थीं कि वो आदमी जरूर कोई बड़ा काम कर रहा है। और सच भी यही था। उसने अपने जीवन के 40 साल एक मिशन पर लगा दिए थे, समय में यात्रा कर। उसके घर के नीचे तहखाने जैसी एक बड़ी प्रयोगशाला थी, जहां तारों का जाल, पुराने कंप्यूटर, अजीबोगरीब यंत्र और दीवारों पर गूढ़ समीकरण लिखे हुए थे। वहीं वो सालों से चुपचाप टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। पर इस वैज्ञानिक का एक अकेलापन भी था, जिसे भरता था एक लड़का, आर्यन, 12 साल का, तेज दिमाग, फुर्तीला और सवालों से भरा। वो पड़ोस की गली में रहता था और स्कूल के बाद अक्सर डॉ शरद के पास आता। विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी और दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था, शिक्षक और शिष्य का नहीं, बल्कि दो खोजी आत्माओं का। एक शाम जब आसमान पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी और पक्षियों की आवाजें धीमी होने लगी थीं, प्रयोगशाला में हलचल थी। डॉ शरद ने घड़ी की ओर देखा, कुछ बटन दबाए और एक गोलाकार मशीन की ओर इशारा किया जो बीच कमरे में थी। उसमें नीली चमक थी और उसके चारों ओर घूमते गोल गोल रिंग्स। यह थी काल सुरंग। आर्यन हैरान था। मशीन अब तक एक कल्पना थी, लेकिन आज वो सचमुच चलने को तैयार थी। डॉ शरद ने आर्यन को एक छोटा बैग दिया, जिसमें कुछ टूल्स, एक पोर्टेबल एनर्जी मीटर और खाने के पैकेट्स थे। अब समय आ गया है, डॉ शरद बुदबुदाए। दोनों ने अपने दस्ताने पहने, बेल्ट कस ली और टाइम मशीन के अंदर खड़े हो गए। चारों ओर से हल्की हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। अचानक मशीन जोर जोर से गूंजने लगी, बटन चमकने लगे, हवा में कंपन हुआ जैसे पृथ्वी खुद थरथरा रही हो। एक भयंकर बिजली की चमक के साथ मशीन घूमा, फिर अदृश्य हो गई। जब आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। चारों ओर एक घना जंगल था, पेड़ों की ऊंचाई इतनी कि आसमान दिखना मुश्किल था। वातावरण में नमी और धुएं जैसी गंध थी। अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, कभी दूर से, कभी पास से। डॉ शरद ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक यंत्र निकाला और टाइम मशीन की जांच शुरू कर दी। कुछ वायर झुलसे हुए थे और मशीन के स्क्रीन पर अजीब कोड्स आ रहे थे। उसने मशीन खोल दी और जोड़ तोड़ में लग गया। आर्यन तो जैसे दूसरी दुनिया में था। उसने कभी ऐसा जंगल नहीं देखा था। उसकी आंखों में चमक थी और पैर अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। उसे जमीन पर कुछ बहुत बड़े पंजों के निशान दिखे, जैसे किसी विशाल प्राणी ने यहां से गुजरते हुए जमीन पर अपनी छाप छोड़ दी हो। उसने गौर किया, पेड़ों की शाखाएं टूटी हुई थीं और पास ही एक विशाल पत्ते पर खून के हल्के छींटे थे। पर डर नहीं लगा, बस एक रहस्य जैसा रोमांच। तभी एक विशाल परछाई उसके सिर के ऊपर से गुजरी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो दूर एक ऊंचा गले वाला, लंबी टांगों वाला ब्रैकियोसॉरस धीरे धीरे चलता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर एहसास हुआ कि वो कोई डरावना नहीं, बल्कि शांत प्राणी है। फ्यूज तो ठीक है, फिर ये एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों? वहीं दूसरी तरफ डॉ शरद मशीन की वायरिंग में उलझा हुआ था और बुदबुदा रहा था। फ्यूज तो ठीक है, फिर ये एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों? और आर्यन? वो आगे बढ़ गया था। पेड़ों के पीछे एक छोटे आकार का, गोल मटोल, हरियाली में छिपा हुआ जीव खड़ा था, जो उसकी ओर देख रहा था। वो थी आर्यन की पहली मुलाकात टिको से।